चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी करेंगे पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म में पहला रीज़न है डिफेक्ट ऑफ हिंदुइज़्म और वैदिक रिलीजन। डिफेक्ट ऑफ हिंदुइज़्म और वैदिक रिलीजन। क्या कहना चाहता है ये टॉपिक? देखिए 6th सेंचुरी BC एक पीरियड हुआ करता था जब नई सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुई। इस समय में बहुत से रिलीजन्स एग्जिस्टेंस में आए और बहुत से सेक्ट पहले से ही थे, लेकिन बुद्धिज़्म अपने सभी कंटेम्प्रेरीज को क्रॉस करके आगे बढ़ा। बुद्धिज़्म ने जैनिज़्म को पीछे छोड़ा, बुद्धिज़्म ने आजीवकों को पीछे छोड़ा, बुद्धिज़्म ने उपनिषद के जो प्रोटो वर्जन्स थे उनको भी पीछे छोड़ा, और बुद्धिज़्म इस समय हिंदुइज़्म को तो रौंद के आगे बढ़ गया, पूरी तरह से रब करता हुआ ले गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ भाई? तो पॉपुलैरिटी का पहला रीज़न हिंदुइज़्म के डिफेक्ट थे। ये जो पीरियड था इस टाइम पे हिंदुइज़्म कम्प्लीटली कवर हो चुका था रिचुअलिज़्म से। रिचुअलिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि बहुत ही कॉस्टली प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, और इतनी कॉस्टली प्रैक्टिसेस उस सोसाइटी में बहुत बड़े वर्ग की रीच से बाहर थी, इसलिए वो इस हिंदुइस्ट रिलीजन से अभी दूर होते चले जा रहे थे। उन्हें कोई अल्टरनेटिव चाहिए था। सेकंड एस्पेक्ट था सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस टाइम पर, जो बड़े लेवल पर नुकसान कर रहे थे दो सेगमेंट्स को। एक सेगमेंट हुआ करता था जो एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन, जिसको उस समय में एग्रीकल्चर करना था और उन्हें मवेशी चाहिए, बड़े पैमाने पर मवेशी चाहिए, कैटल्स चाहिए, तो एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन को नुकसान किया। दूसरा सेक्शन एक हुआ करता था जो अभी भी पेस्टोरलिस्ट एंड हर्डर की लाइफ बिता रहा है। उसकी कैटल वेल्थ बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो रही थी और उसको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसेस के लिए ही जानवरों को नहीं मारा जाता था, जानवरों को मारने के और भी रीज़न थे। नॉन आर्यंस अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए भी जानवर मारा करते थे जो फॉरेस्ट एरिया की विसिनिटी में रहते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर सेक्रीफाइसेस जो होते थे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, और उसमें कैटल की वेल्थ का नुकसान। इससे जो नेगेटिव फीलिंग प्रमोट हुई उसने एक बहुत बड़े सेक्शन को हिंदुइज़्म से दूर किया। ये एक आस्पेक्ट था। तीसरा आस्पेक्ट ब्राह्मणास पोजीशन। ब्राह्मण की पोजीशन बहुत सुपीरियर हो गई थी इस रिलीजन में, हिंदुइज़्म और वैदिक रिलीजन के दौरान। वैश्य और शूद्र काफ़ी वीक कर दिए गए, जिसमें से शूद्र की पोजीशन ऑलमोस्ट सबॉर्डिनेट ही थी और उसे ऑलवेज सर्व करना था। जो वैश्य हुआ करता था वो ऑलवेज प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर के तौर पे जाना जाने लगा। क्षत्रिय खुद भी इस सिचुएशन से कंपेल हुआ, प्रेशराइज हुआ, क्योंकि उसकी भी सिचुएशन धीरे धीरे ओवर पावर की जा रही थी ब्राह्मण के जरिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ब्राह्मण था, और बड़े लेवल पर जो सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स थे इस पे ब्राह्मण का कंट्रोल था। ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम प्रिवेल करने लगा। मान्यताएं, कस्टम्स या बिलीव्स बहुत ही रिजिड हो गए। ब्राह्मण मुख से आया है, क्षत्रिय भुजाओं से आया है, वैश्य थाईज से निकला है, जांघों से, और शूद्र पैरों से निकला। इस तरह की सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर सोशल इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट किया, और इन सोशल इनइक्वालिटीज़ ने लोगों को एक दूसरे से तोड़ा। ऑर्थोडॉक्सी इस लेवल तक पहुंच गई थी कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कंसेप्ट प्रिवेल कर गया, और इसकी वजह से बहुत सारे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लर्निंग एक्टिविटीज़ और बहुत सारे पब्लिक प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स हैं, बहुत से वर्ग दूर होते चले गए, उन्हें दूर कर दिया गया। ये एक ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर था, कट्टरता थी। चाहे वो मैरिटल अलायंसेस थे, चाहे वो सोशल फीस्ट या पार्टीज़ हुआ करती थी, चाहे वो रिलीजियस प्रोसेशंस हुआ करते थे, हर जगह पर एक ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड प्रमोट किया गया। स्टॉन्च मटीरियलिज्म, स्टॉन्च मटीरियलिज्म बड़े पैमाने पर हर एक्शन को बेनिफिट से जोड़ा गया। छोटी से छोटी विधि तैयार की गई और ये कहा गया कि इसके बाद आपको ये प्राप्त होगा।
ये फल प्राप्त होगा, ये धन प्राप्त होगा, ये उद्देश्य प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये मटेरियल सोसाइटी, बौद्धिक सोसाइटी सिर्फ जो डिज़ायर के बेस पे चलती हैं, इसकी वजह से बहुत से स्पिरिचुअल सेक्शंस, बहुत से ऐसे सेक्शन जो लाइफ का ट्रुथ रिवील करना चाहते थे, जो यूनिवर्स की एक्चुअल ऑर्डर को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, जो गॉड की एक फेक पोजीशन इम्पोज की गई लोगों के बीच, उसकी रियलिस्टिक पोजीशन को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, ये सब फ्रस्ट्रेट होने लगे। इस मटेरियलिस्ट सोसाइटी ने बड़े लेवल पर लोगों को एक यू कैन से नॉन अबाइडिंग सोसाइटी में कन्वर्ट किया, जहाँ पर सभी सेल्फ मॉरल कंडक्ट को त्याग करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सिर्फ सेल्फ और वेस्टेड इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर के। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सुपरस्टिशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और लॉजिक का कोई प्लेस ही नहीं था इस टाइम पर। हर चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन को प्रमोट किया गया। ऐसा कहा गया कि डिविनिटी आके ये कर देगी, तो भगवान भरोसे, ये ठीक नहीं था। हर चीज़ को पुत्र की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, काम करना है, कर्म की प्राप्ति, फल की प्राप्ति, सब यज्ञ विधि और उसके थ्रू गॉड को प्लीज़ करना, और इसका मीडिएटर है, इसका कैरियर है द प्रीस्ट। ये सुपरस्टिशन सोसाइटी को ख़राब कर रहे थे बुरी पैमाने पर। और लॉजिक्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट बेस्ड सोसाइटी, रीजनिंग बेस्ड सोसाइटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी। ये सारी चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करते हैं महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, और वो आने के बाद एक नया सिस्टम प्रिवेल करते हैं। सुपरस्टिशन को हाईली लॉजिक से रिप्लेस कर देते हैं। ये उनकी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। मटेरियलिज्म को और एक्सट्रीम असेटिज़म को मिडल पाथ से रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर वो मॉडरेट थ्योरी देते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ों को कलेक्ट करो, लाइफ को लीड करो, और सिर्फ मटेरियल लाइफ नहीं, बॉडी भी ग्रो होनी चाहिए। सम्यक एक्सरसाइज में राइट एक्सरसाइज माने सम्यक व्यायाम करो, बैलेंस्ड एक्सरसाइज माने बॉडीली एक्सरसाइज, सोल की एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज, तीनों चीज़ें ग्रो होनी चाहिए। सिर्फ जिम मत जाओ, सिर्फ सत्संग मत सुनो, सिर्फ किताबें मत पढ़ो, तीनों चीज़ों का बैलेंस रखो। तो मिडिल पाथ देते हैं। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को ख़त्म करके प्रैक्टिकल सिस्टम को प्रमोट करते हैं। लोगों की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को समझते हैं, जानवरों का महत्व समझते हैं कि जानवरों की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बढ़ता हुआ उद्योग जगत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसे में बाज़ारों की क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर फोकस किया जाए। और कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शंस नए पैमाने पे होनी चाहिए, ये सब डिसाइड किया गया। ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को क्रिएट किया गया। ब्राह्मणा की ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म किया गया क्योंकि सेल्फ एक्टिविटी पे फोकस किया गया कि अगर आपको गॉड को अचीव करना है तो आप सेल्फ मेडिटेशन कर सकते हैं। सेल्फ और इंडिविजुअल एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। यू डोंट नीड एनी मीडिएटर, आपको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं। तो प्रीस्टली क्लास और ब्राह्मणास को ख़त्म किया गया। सेक्रीफाइसेस यानी कि बहुत ह्यूमंगस रिचुअलिस्टिक एक्सरसाइजेस को बैन किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि मॉरल कंडक्ट पे फोकस किया गया, मॉरल ग्रोथ पे फोकस किया गया, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल पे फोकस किया गया। वो किसके थ्रू? आप 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग फॉलो करो, आप 3 रत्नों को मानो, आप पंचशील और 10 शील सिद्धांत मानो। सब दोपहर की रिकॉर्डिंग में क्लियर होगा। इसके बाद आपकी सोल प्योर हो जाएगी। ये सब आप इंडिविजुअली कर सकते हो। रिचुअलिज़म मैंने पहले ही बता दिया, कोई रिचुअलिज़म नहीं, सिर्फ 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 मॉरल कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। ये सारी आप चीज़ें करो तो सब हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें बुद्ध ने की हैं। तो बुद्ध उस समय में पॉपुलर हुए हैं क्योंकि बुद्ध किसके अगेंस्ट गए? डिफेक्ट ऑफ हिंदुइज्म और वैदिक रिलीजन के इन डिफेक्ट्स को बुद्ध ने क्या किया? जब आप बुक से पढ़ेंगे ये पैराग्राफ आपको ऐसे नहीं मिलेगा, बट आपको ऑलवेज़ अपना आंसर ऐसे फॉर्म करना है क्योंकि MCQs भी इसी तरह क्लियर होंगे, मेंस के पेपर में कंटेंट भी आएगा। अदरवाइज डिफेक्ट ऑफ हिंदुइज्म में आपको बोगस बातें लिख के आओगे। हिंदुइज्म वाज फुली डिफेक्टेड, इट वाज कंटेमिनेटेड, इट वाज नॉट अप टू द मार्क, इट वाज रिचुअलिस्टिक, दैट्स व्हाई
ऐसे IAS के आंसर नहीं होते, लॉजिकली होते हैं। मैंने हर रीज़न दिया और उसका हर कंडेमनेशन भी दिया। आई बात समझ में? तो ऑलवेज यूज साइंटिफिक मैथमेटिकल अप्रोच। नेक्स्ट रीज़न ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म, पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्धा। माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट, पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्धा। बुद्ध की खुद की पर्सनैलिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बुद्ध प्रिंस हुआ करते थे, और एक प्रिंस जिसके पास सारी लग्जूरियस मीन्स हैं लाइफ के, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस चीज़ उस समय में हुआ करता था पुत्र। इतना सुंदर पुत्र है राहुल, और एकमात्र वंशज, दावेदार अपने राजपाट के। इसके बावजूद एक पर्सन असैटिक बनता है। इसने लोगों को हिला दिया था, ये चीज़ें रेवोल्यूशनाइज। आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म की बिगनिंग यहाँ से नहीं है। भारत में इससे कई सौ साल पहले से श्रमण कल्चर, श्रमणास एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बुद्ध ने आके जो बल दिया है, जो फोर्स दी है खुद से, वो कोई नहीं दे पाया। और इसके क्यों? बुद्ध की रिस्पेक्ट ही बहुत थी। वाई? एक आम असैटिक की उतनी नहीं है, लेकिन जब बुद्ध एक प्रिंस हैं, जब वो राजगृह जा रहे हैं, जब वो वैशाली जा रहे हैं, जब वो श्रावस्ती जा रहे हैं, कौशाम्बी जा रहे हैं, ओपन वेलकम है उनका। मतलब इज़ अ लाइक कमिंग प्रिंस इन द फॉर्म ऑफ असैटिक। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। और सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आप कब जनता में बनाते हैं? व्हाट यू प्रीच यू फॉलो। जो आप प्रीच करते हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं, सब रेवोल्यूशनाइज हो जाता है। एक वैश्य, एक शूद्र, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक लेमैन के लिए बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करना तभी शून्य सा हो जाता था जब बुद्ध स्वयं ही वो फॉलो कर रहे हैं प्रिंस होके, तो बात ख़त्म। उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता था। तो मुद्दे की बात, बुद्ध जो कहते थे, उनका सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द लाइफ कि इस तरह से लाइफ को लीड करना है मिडल पाथ के अकॉर्डिंग। और बुद्ध खुद असैटिक हैं, लिटरली ब्रह्मचार्य अपना लिया है। और उसके बाद वो लेमैन को कह रहे हैं कि आप उपासक बन के जी लो। मॉन्क और नन तो उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहा। तो बुद्ध का कंडक्ट प्योर था। बुद्ध खुद एक प्रिंस थे और इस तरह की लाइफ लीड कर रहे थे। इसका स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा रॉयल फैमिलीज़ में, वैश्यास बिग फैमिलीज़ में उनका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। और बुद्ध का लोगों के प्रति नज़रिया, बंद करते ही जा रहा है, बुद्ध का लोगों के प्रति नज़रिया, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इससे निचले वर्ग को बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। जब एक प्रिंस जो कि अब असैटिक हो गया है और उनकी संगत करे, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। आज भी राहुल गांधी दलित के घर में खाना खाते हैं, और तब बुद्ध का सीधे सीधे इस तरह से लोगों से जुड़ना बहुत बड़ी बात थी। लोग आंदोलित हो उठते, बुद्ध आ गए बस आपके, ख़त्म कहानी। तब कोई राजा, बहुत बड़े हिंदुज़म के मुनि, वो तो जंगलों में चले जाते थे। राजा महल में था, वैश्य व्यापार में था, ब्राह्मण रिचुअल में था। इनके बीच में कौन विचर रहा था? बुद्ध। और कहानियाँ दूर दूर तक, जातक कहानियाँ, 549 जातक स्टोरियाँ हैं दूर दूर तक कि पिछले जन्म में ये थे, फिर वो थे, इतने जन्म, और अब बुद्ध। तो कुल मिला के वो कहानियाँ सुन सुन के लोग गदगद कि वो प्रिंस सिद्धार्थ हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं जो अब असैटिक है। तो उनका वेलकम ही करने के लिए लोग आंदोलित हो जाते थे, उन्माद ही बड़ा था। तो बुद्ध की पर्सनैलिटी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए बुद्ध के बाद दोबारा बुद्धिज़्म को कोई वैसा मिला नहीं, ये बड़ी बात है। अनदर आस्पेक्ट, सिंपल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो जब मैं बुद्ध की पर्सनैलिटी की बात कर रहा था, पर्सनैलिटी में दम, रॉयल प्रिंसेस पर्सनैलिटी में दम नहीं होता तो एम ए लक्ष्मी और अजातशत्रु के बीच में मेडिएशन कराने ना आ जाते। कोई बंदा ये कह सकता था, जैसे किसी ज़माने में धनानंद ने चाणक्य के मुंह पे पैर मार के गिरा दिया कि चलो भाग। बुद्ध के साथ ऐसा नहीं हुआ। पता है कि चलो अब असैटिक है, जो भी है तो कपिलवस्तु का प्रिंस ही है। मुद्दे की बात है, उसकी बात सुनी जाती थी टेबल पे, क्योंकि राजघराने में रहा। ललित विस्तार नाम की एक किताब है, और ये बुद्ध के बारे में सारी कहानियाँ सुनाती है, जिसमें बताया गया कि उसके बराबर का धनुर्धर कोई नहीं था उस समय, उसके जैसा घुड़सवार कोई नहीं था उस समय, उसके जैसी बिल्ड। तो मोस्टली बुद्ध के जन्म से दो सिंबल जुड़ते हैं। एक तो जुड़ता है लोटस, एक जुड़ता है बुल। लेकिन अगर आप बहुत प्रिसाइज जाएंगे तो बुद्ध की यौवन अवस्था से बुल जोड़ा है कि बुद्ध जब ग्रो हुए हैं, युवा हुए हैं, तो सांड है, बुल की तरह बाहर पड़ गया पृथ्वी पे। तो उनकी शरीर, उनका देह
उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी धनुर्विद्या, उनका मल्ल युद्ध, मल्ल करते थे, ये सारी चीज़ों ने एक रिस्पेक्ट पहले ही बैठा रखी थी कि बस असेटिक है तो ठीक है, कहीं अभी अगर शस्त्र पकड़ लिया तो काम हो जाएगा, दैट इज़ आस्पेक्ट। ठीक है, तो जो थर्ड रीज़न है सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो ये बहुत अच्छा है। सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्ध क्या है? ये उस समय की जो एलीट सेक्शन की लैंग्वेज है संस्कृत, इसको डिस्कार्ड किया, जो आम जनमानस के बोले जाने वाली भाषा पाली, इसको स्वीकार किया और ऑलमोस्ट टीचिंग्स पाली भाषा में दी, पहली बात। फिर बुद्ध कभी भी फिलोसफिकल डिस्कोर्स में नहीं फंसे। उपनिषद और जैनिज्म इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोग बस देखते रह जाते थे कि तुम समझा क्या रहे हैं प्रभु, वो तो नहीं समझ आ रहा पर आपकी बात सही है। तो जैनिज्म का बहुत डिफिकल्ट, बुद्धिज़्म इज़ वेरी सिंपल, राइट स्पीच, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट मेडिटेशन, कहते वो वेरी, दिस इज जस्ट इतना ही। कहते 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ, कहते वो झूठ मत बोलो, अधिक से ज़्यादा संपत्ति मत रखो, चोरी मत करो, दारू मत पियो, इंटॉक्सिकेंट मत करो, अहिंसा मत करो। कहते नाइस, इतना तो कर लेंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ये सारी लैंग्वेज एक तो नॉर्मल, फिर पैरों पर चलना, लोगों के बीच बीच गुजरना, बैठाना, आसन नहीं लगाने बड़े बड़े, आ रहे हैं छत्र महाराज सजाओ, फिर पंखे, नॉर्मल बैठ के बात कर रहे हैं। तो सिंपल टीचिंग्स, सिंपल एग्जांपल्स, सिंपल बातें, मुद्दे की बात इतनी थी। किसी ने आके कुछ ज़्यादा सवाल कर लिए, मेरे बच्चा मर गया मुझे ज़िंदा करके दो, कोई बात नहीं, तुम सरसों के दाने ले आओ हर घर से, और बस उस घर से आने चाहिए जहाँ पर कोई मरा ना हो। इतने में वो समझ गई। अब उसे आध्यात्म ज्ञान दे रहे, इधर बैठो, जीव है और ब्रह्म है, ब्रह्म कभी नहीं मरता, जीव जो है इसकी मृत्यु तो तय है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा शरीर को छोड़ के जाके ब्रह्म से मिले। वो कहेगी मतलब मेरा बेटा जिंदा करना, तो व्हाट आर यू डूइंग, तू तो अपनी राम कहानी लाके चालू हो गया गुरु, सैड हो या तेरे पास चैन नहीं। ऐसे में वो लताड़ के चली जाएगी। अब बुद्ध क्या करे, कहते मैं तुम्हारा बेटा जिंदा करूँगा, पहले सरसों के दाने ले आओ। अंगुलीमाल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते मैं तुम्हें मारने आऊँगा। कहते मारो कैसे मुझे तुम नहीं मार सकते। कहते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते कुछ भी कर लोगे तो मैं तो फिर तुम्हारा फॉलोअर हो जाऊँगा। कहते ओके। कहते कुछ भी करने से पहले ये पत्ता ही तोड़ दो। तो पत्ता तोड़ के कहते अब लगा दो, अब लगा नहीं पा रहा है, कहते फिर अब पीछे आ जाओ, खत्म। अब उसे समझाएं कि मृत्यु करोगे, हत्या करोगे तो इससे नाश, वो उतने में करके चला जाएगा। तो बुद्ध के तर्क, बुद्ध की टीचिंग्स, बुद्ध के लॉजिक्स बहुत सिंपल थे, बट सिंपल येट वेल फैशन्ड, एकदम कंक्लूजन तक ले जाते थे 1 सेकंड में। राम कहानी, यानी उसके बाद हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ अंगुलीमाल को करने को कह देते, वो कर भी देता, फिर बुद्ध ने दौड़ना था आगे, वो आके उन्हें पता था पत्ता नहीं लगेगा, वो कुछ और कह दे तो अंगुलीमाल कह रहे ले करता, फिर बुद्ध कहेंगे कल मिलेंगे चलो। कई बाबा ऐसे करते ना आजकल, करते कि नहीं, बोतल ही है, मोबाइल थोड़ी ना, इसका स्टॉप। तो ये बुद्ध की सिंपल टीचिंग थी। ओके, आगे है नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज। ये तो मैंने पहले ही करा दिया आपको, तो आपको पता है भाई पॉपुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अपभ्रंश का विकास भी किया, पाली भाषा का इस्तेमाल किया, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, तो संस्कृत के जो लोकल डायलेक्ट उस समय प्रिवेल करते थे उनको फॉलो किया। प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रीज़न इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी। देखिए बुद्ध की एक खासियत थी, अगर आपको बुद्ध के बनाए हुए संघ में आना है तो उसका क्या तरीका है, कास्ट सिस्टम उसका बेसिस नहीं है। जैसे हिंदुइज़्म में उस टाइम पर देखें तो वैदिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए शूद्र नॉट अलाउड, ठीक है, वुमेन तो अलाउड ही नहीं है। तो समाज में एक इनइक्वलिटी है। पहली इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वुमेन और मैन इक्वल नहीं। दूसरी इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक बराबर नहीं। तीसरी इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यानी कि हाई और लो, रिच एंड पुअर सेक्शन एग्जिस्ट करने लग गए थे। तो बहुत सी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी समाज में। लेकिन अगर आपको बुद्धिस्ट फॉलोअर बनना है, बस इतनी सी बात है कि आप स्लेव नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो अपने मास्टर से परमिशन चाहिए। आप इंडेटर नहीं होने चाहिए, ऋणी। अगर हैं तो आपको जिसने डेट दिया है उसकी परमिशन होनी चाहिए। आप वुमन हैं तो फादर या हस्बैंड की परमिशन,
आप हैंडीकैप या विकलांग नहीं होना चाहिए, आप एल्कोहलिक या कंजम्पशन करते होने नहीं होने चाहिए, आप सैनिक नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो अपने अध्यक्ष की परमिशन, ये कुछ, अब बूढ़े नहीं होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए, वरना तो ये वृद्धाश्रम बन जाते ना संघ। हिंदू तो मटीरियल सोसाइटी में डूबे थे, 60 साल का होते ही मम्मी डैडी कहते चक के संघ च पा दो, उथे ना तो संघ च कुछ पै जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो कुल मिला करके मुद्दे की बात क्या थी, ये नहीं है, ये सारी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो बुद्धा ऑल इन ऑल एक सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी संघ में आ सकता है, संघ का परिवार बन सकता है। क्लियर है जी? वहाँ आने के बाद सभी एक ऐसे हैं जैसे समुद्र है, सभी नदियाँ उसमें मिलके एक जैसी हैं। तो इस तरह की सोशल इक्वलिटी वो प्रमोट की बुद्धा ने। उसने समाज को एक होमोजीनियस कैरेक्टर देने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक टॉलरेंस आया सोसाइटी में, और ये टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम पे इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी। हालांकि अगर ध्यान से देखें तो बुद्धिज़्म समाज में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर पाया, कास्ट सिस्टम को डायरेक्टली अटैक नहीं किया, बट कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इन द एंट्री फॉर द एंट्री इन द संघास। इसलिए इन्हें नॉन कास्ट मूवमेंट्स भी कहते हैं, नॉन कास्ट ग्रुप भी कहते हैं। लेकिन अटैक जैसे कभी ज्योतिबा राव फूले ने मॉडर्न इंडिया में किया है, वैसा अटैक भी नहीं किया। जैसा कभी भीमराव अम्बेडकर ने किया है, वैसा नहीं किया। माने बुद्धिज़्म ने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया कि शूद्र को मंदिर में जाने, शूद्र को रिचुअल कराने हैं, जैसा किसने किया, भीमराव अम्बेडकर ने। ऐसा मूवमेंट कोई नहीं किया कि वुमेन को राजा साथ बिठाए, वुमेन को रिचुअल कराए, ऐसा नहीं किया। शूद्र को वेद पढ़ने की परमिशन दे, तो ऐसा अटैक नहीं किया। बट कास्ट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया अपनी एक्टिविटी में। आज फ़र्क समझ आ गया? इसलिए सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करने वाला था। रोल ऑफ द संघास, डेवलपमेंट का अगला छठा रीज़न है रोल ऑफ द संघास। संघ का रोल मेरे बच्चों, जैनिज़्म से बुद्धिज़्म इसलिए आगे निकला क्योंकि बुद्धिज़्म ने अपने प्रोपगेशन को, अपनी एक्टिविटीज़ को और अपनी टीचिंग्स को पंथ की तरह मैनेज किया, पंथ बनाया, यानी कि संघ बनाया। जैसे सिखों में बाद में जाके सिख पंथ आता है, वैसे यहाँ पर आपको संघ दिखता है। मोनेस्टिक लाइफ, एक ऑर्डर क्रिएट किया है, इसे मोनेस्टिक ऑर्डर कहते हैं। इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक, बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 से लेकर 72 AD तक 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। 400-500 साल तक बुद्धिज़्म में रेक्टिफिकेशंस, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का एक मैकेनिज़्म, कन्फ्लिक्ट को सेटल करने का एक मैकेनिज़्म, ये सब एग्जिस्ट करता रहा। तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो बुद्ध संघ, उससे निकले टीचर्स, स्कॉलर्स, इन्होंने बड़े लेवल पर, मॉन्क और नन ने जगह जगह जा कर के लोगों को इसके बारे में अवेयर किया। फिर ये बहुत बड़े सेंटर बने टीचिंग के। हिंदुइज़्म के बाद बुद्धिज़्म ने बड़े पैमाने पर टीचिंग प्रमोट किया, तो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ आने लगे। तीसरा, स्पिरिचुअल गाइड की तौर पे इन्होंने काम किया। लोगों को जो ले फॉलोअर थे, उपासका, उन्हें रेगुलर यहाँ पर सरमन्स, टीचिंग्स और 8 फोल्ड पाथ के बारे में समझाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी। तो कुछ इस तरह मिला करके जो भी एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं, इसका संघ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। संघ ने लिटरेचर लिखने का काम किया, बुद्धिस्ट लिटरेचर यहाँ पे लिखी गई। संघ में वाद विवाद के ऊपर डिस्कशन होती थी, इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू काम होता था। संघ में टीचिंग देने का काम होता था। संघ प्रोपगेशन का काम करता था बुद्धिज़्म के, और संघ मिशनरी तैयार करता था। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से संघ बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपसे कोई पूछे बुद्धिज़्म का इतना स्ट्रॉन्ग प्रचार, आंख बंद करके कह देना संघ। उसके बाद है रोल ऑफ स्कॉलर्स एंड प्रीचर्स। रोल ऑफ स्कॉलर्स एंड टीचर्स। रोल ऑफ स्कॉलर्स एंड प्रीचर्स। तो अगर आप बात करें इस समय में, आपको बुद्धिज़्म में बुद्ध के चले जाने के बाद आपको सेक्ट नज़र आएंगे। जैसे एक सेक्ट स्थविरवादी, जो लिटरल सेंस में, रिस्ट्रिक्ट वे में बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, एग्जिटिजी जैसा बुद्धा कहते थे। और उसी के साथ एक वर्ग दिखेगा महासांघिका, महासाधिकास, जो थोड़ी लिबरल एटीट्यूड और थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग रखते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको महायान और हीनयान दिखा फर्दर इसी में। तो कुल मिला के आपको बहुत से स्कॉलर भी मिलेंगे। जैसे कनिष्क के समय में अश्वघोष दिखता है। जैसे थोड़ा आगे जाते हैं सातवाहना रूलर के समय में आपको नागार्जुन दिखता है। जैसे 4th सेंचुरी AD के अराउंड आपको असंग और वसुबंधु मिलता है। फिर उसी समय आपको बुद्ध घोष मिलता है।
5th सेंचुरी में आके हैं दींग नाग आपको दिखते हैं, और 7th सेंचुरी में आके धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति। तो ये बहुत तगड़े स्कॉलर्स थे जिनको हाई लेवल ब्रिगेड ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं। बस 7th सेंचुरी BC AD की बात है, धर्म कीर्ति ख़त्म, उसके बाद शंकराचार्य का हिंदुज़म में जन्म, तो इंटेलेक्चुअल क्लास ही ख़त्म हो गई बुद्धिज़्म की, जो फिर वो टिक नहीं पाए। अगर ये ब्रिगेड रह जाती तो अभी 1500 साल और लग जाते हिंदुज़म को इसको उखाड़ने में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिगेड थी, ये स्कॉलर बड़े तगड़े थे, याद रखना। इसके बाद आ जाता है रॉयल फेवर। 8th क्लॉज इज रॉयल फेवर। अगर हम रॉयल फेवर की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग रॉयल फेवर मिला है एज़ कम्पेयर टू जैनिज़्म। बुद्धिज़्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिला। अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली 483 BC, सेकंड 383 BC, थर्ड 250 BC, तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल मगध में ही हुई हैं। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में। और तीनों मगध रूलर का, पहली को अजातशत्रु का, दूसरी को कालाशोक का और तीसरी को अशोक का समर्थन मिला। चौथी बुद्ध समिति महान राजा, दूसरा अगला हुआ कनिष्क, कुषाण राजा कनिष्क। इसके बाद हर्षवर्धन का सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मगध की डायनेस्टीज़ का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु तक कहते हैं इनके फॉलोअर थे। इसके बाद कौशाम्बी का रूलर उदयन इनका फॉलोअर माना गया है। कौशल में श्रावस्ती पे इनका दबदबा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उज्जैन के अवंती रूलर प्रद्योत ने भी कहते हैं इनको बुलाया था, और ये तो नहीं जा सके लेकिन इन्होंने अपना फॉलोअर भेजा था। तो कुल मिलाकर लंबे समय तक, चाहे वो मगध रहा, चाहे कनिष्क रहा, चाहे वो हर्षवर्धन रहे, सबका समर्थन इन्हें मिलता रहा है। ये बड़ी बात रही। तो ये रॉयल पैट्रॉन है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। हाई लेवल पर इन्हें समर्थन मिला है सेठियों का, और आपने अलग अलग सेठियों का नाम आप सुनेंगे, अलग अलग गृहपतियों का नाम सुनेंगे जो बुद्धिज़्म को बड़े पैमाने पर लेविशली चैरिटी और डोनेशंस देते रहे। बिंबिसार से इन्हें एक विहार मिला था, जो आज के लेक्चर में दोपहर वाले में पता लग जाएगा, वेडुवन विहार। इसी तरह से जब ये राजगृह में हुआ करते थे, श्रावस्ती के एक व्यापारी ने इनको एक विहार दिया था, जेतवन विहार। श्रावस्ती के एक व्यापारी की बेटी विशाखा ने एक विहार दिया था उस समय में, पब्बा विहार। इसी तरह से उदयन ने इन्हें, जो कौशाम्बी का रूलर, एक विहार दिया था, घोषिताराम विहार। इसी तरह से इन्हें वैशाली में एक विहार मिला था, कोठाग्रशाला विहार। बहुत सारे विहार मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो विहारास, मनी, सपोर्ट, पैसेजेस, ये सारी चीज़ें इन्हें लेविशली अपर क्लासेस एंड रॉयल फैमिलीज से मिलती रही हैं। मिशनरीज़ भेजे गए, अशोक ने मिशनरी साउथ में भेजे, कनिष्क ने मिशनरीज़ चाइना, जापान, कोरिया में भेजे। इनकी सपोर्ट के बिना भी इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। फेवरेबल टू न्यू मटीरियल कल्चर, दिस इज माइंड ब्लोइंग। 9th रीजन, फेवरेबल टू न्यू मटीरियल कल्चर। ये मटीरियल कल्चर का दौर था यार। हम एक तरफ कहते हैं कि बुद्धिज़्म एक्सट्रीम मटीरियलिज्म की तरफ जाने से रोकता है। बुद्धिज़्म किसी भी एक्सट्रीम को रोकता है। एक्सट्रीम मटीरियलिज्म नहीं, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी भी नहीं, एक्सट्रीम असैटिसिज्म भी नहीं, मिडल पाथ। अगर आप एक लाइन में कहें कि कौन सा रिलीजन प्रैक्टिकल था, तो बुद्धिज़्म प्रैक्टिकल था। बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल थे भाई, बंदे के दिमाग की दात है। बुद्धिज़्म ने जितनी बातें कही, आप ध्यान से ज़रा इमेजिन करो, पंचशील सिद्धांत देखो, झूठ मत बोलो, लाए, सत्य बोलो। पहला सिद्धांत सत्य। इससे क्या होगा, सोसाइटी का मॉरल कंडक्ट स्ट्रांग होगा, सोसाइटी में राइटमैनशिप फ्लो कर जाएगी। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑलवेज ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करता है, ऑलवेज लेन देन को सपोर्ट करता है। दूसरा, स्टील मत करो, डू नॉट स्टील, चुराओ मत। चोरियों से हमेशा नुकसान किसका, एक तो व्यापारी का, ट्रेडर, मर्चेंट का, और दूसरा क्राफ्टमैन का, वेल्दी सेक्शन का, वैश्य का। इसको नुकसान है बड़े पैमाने पर, तो आप नहीं चुराओगे, इससे इन वर्गों को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इन्होंने बढ़ चढ़ करके बुद्ध का समर्थन दिया है। इंटॉक्सिकेंट मत यूज़ करो, ऑलवेज इंटॉक्सिकेंट यूज़ करने से सोसाइटी अनप्रोडक्टिव होती है, अनकॉन्शियस होती है, सेंसलेस होती है, रिचुअलिज्म में जाती है, सुपरस्टिशन में जाती है। एक सेंसिबल सोसाइटी कभी खुद का नुकसान नहीं सहेगी, और बुद्ध उन्हें वही सिखा रहे हैं कि तुम्हारा नुकसान कौन कौन और कहाँ कहाँ से कर रहा है। तो मद्यपान मत करो, इंटॉक्सिकेंट मत करो, अहिंसा, वायलेंस मत करो,
ऑलवेज जब वायलेंस नहीं होगा रूलर्स के बीच में हर जगह पे, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लासेस, एग्रीकल्चर रिस्ट्रिक्शंस, इन सबको सपोर्ट मिलेगा। ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के आप उनके सिद्धांत देखें, अपरिग्रह मत करो, वेल्थ को एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल मत करो। जब आप वेल्थ को एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर्टिकुलर हैंड्स में ज़्यादा नहीं होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रहेगा और हर पर्सन ऑलवेज स्पेंड और इन्वेस्टमेंट में रहेगा। एक साइकिल ऑफ द इकोनॉमी चलेगा। आप बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ का माइंडसेट ऐसा ही होता है। आई बात समझ? तो ये बुद्ध की प्रैक्टिकल टीचिंग्स। फिर सुत्त निपात में बुद्ध कहते पाए गए हैं कि काओ वेल्थ है बहुत स्ट्रांग, काओ को प्रोटेक्ट करो। और अनाड़ विखाड़ सुखाड़, अनाड़ वखाड़ सुखाड़, ये 3 चीज़ें देती है काओ आपको, फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। अनाड़ वखाड़ सुखाड़ तीनों आपको मिलती हैं, तो काओ की प्रोटेक्शन करो। देखिए कितनी रेलेवेंट बात है। बुद्ध ये कहते पाए गए कि होटल और बाकी जगहों पे खाना खाया जा सकता है। ये उस समय के कमर्शियल कल्चर और अर्बन सोसाइटी के लिए कितना यूज़फुल था। बुद्ध ने ये कहा है कि जब तक आप हत्या नहीं करते तब तक आप नॉनवेज खा सकते हो, किसी का मारा खा सकते हो। और ये उस सोसाइटी में कितना ज़रूरी था, बड़ी बात। बुद्ध ऑलवेज वैश्यों का समर्थन करते आए हैं, वैश्य वर्ग, ट्रेडेड एंड कमर्शियल काल, और उस समय जरूरी था। बुद्ध ने दास, बुद्ध ने ऋणी, बुद्ध ने सेनानी को एंट्री नहीं दी। बुद्ध सेनानी को एंट्री दे रहा, रूलर। सेना अगर एसेटिक हो गई तो रूलर कहाँ से टिकेगा भाई? रूलरों ने आके पूछा बुद्ध मतलब करना क्या चाहते हो बुद्ध? कहते बस मॉन्क नन। तो कहते मेरे सैनिक मॉन्क नन हो गए तो फिर कहते सैनिक अलाउड ही नहीं है। कहते मतलब तुम्हारी परमिशन के बिना। माइंड ब्लोइंग स्ट्रोक बुद्ध का। मैं बहुत प्रैक्टिकल मानता हूँ इस बंदे को। सेना अलाउड ही नहीं है। ऋणी, वैश्य ने बोला आधा प्रदेश तो मेरा ऋणी है, ये जो मैंने व्यापार के लिए सबको डेट दे रखा है, ये तो कल दौड़ के आ जाएंगे तुम्हारे संग में, संगी बन जाएंगे मॉन्क, और फिर इन्हें मैं काट नहीं पाऊँगा। कहते ऋणी तो अलाउड ही नहीं है। फिर सारा काम ही खेती बाड़ी का, घरों का, व्यापार का किसके दम पे? दास, फ्री में लेबर मिली हुई है। इसी के बेसिस पे तो हमारा व्यापार, हमारा ट्रेड नॉर्थ वेस्ट तक चल रहा है, सामान बिक रहा है। तो दास सारे दौड़ जाएंगे, मॉन्क बन जाएंगे, तो व्यापार कैसे चलेगा? नहीं। औरतें घर से दौड़ जाएंगी, पत्नियां घर से दौड़ जाएंगी, तो व्यापारी इतने लंबे लंबे व्यापार कहाँ से करके आएगा? नहीं। तो औरत, सेना, ऋणी, दास अलाउड नहीं। तो दैट इज़ एस्पेक्ट। ये वो प्रैक्टिकल था, हर स्टेप बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ लिया गया है। लैंग्वेजेस वो यूज़ किए हैं जो आम जनमानस को समझ आ सकें, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स की लैंग्वेज भी यही है। संस्कृत से क्या लेना ट्रेड एंड कॉमर्स को? मुद्दे की बात समझ आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जो मॉन्क भेजे जाते थे, ये सिर्फ भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, इन्फॉर्मेशंस। और इनसे आकर के जो व्यापारी हैं और जो नगरवासी हैं दूर दराज